प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र और इन दिनों जैसा कि हमने पिछले अंक में आपसे वादा भी किया था कि आज इस कार्यक्रम में भी हम ओलंपिक खेलों की ही चर्चा करेंगे। दरअसल ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का आयोजन है, खेलों का कुंभ है और हमारी जो भारतीय टीम यहाँ से गई है, लगभग 126 खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। उन खिलाड़ियों को, उनके प्रदर्शन को, उनकी यात्रा को कहना चाहिए, जो खेल के क्षेत्र में उनकी यात्रा रही है, उसको जानना भी हमारे लिए बहुत प्रेरक है। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में इस बात का बहुत जिक्र किया था और खासतौर पर उन खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी जो बहुत संघर्षों के बाद, बहुत ही गरीबी में पलते बढ़ते हुए आगे वहां तक पहुंचे हैं और आज वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओलंपिक खेलों में। कितनी बड़ी बात है। और इन तमाम चीजों पर हम बातचीत कर रहे हैं। राकेश थपलियाल जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं आप और खेल टुडे के संपादक भी हैं, बहुत वर्षों से खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो राकेश जी, पिछले कार्यक्रम में, पिछले अंक में जो हमने बातचीत जहां पर समाप्त की थी, वो तैराकी को लेकर आपने जिक्र किया था माना पटेल का। और जाहिर सी बात है, इतनी कम उम्र में ये बालिका इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, गुजरात की रहने वाली है। इसके अलावा भी तो उसमें तैराकी में और खिलाड़ी हैं। साजन है, वो केरल से, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे। देखिए, उनके प्रदर्शन की तो क्या बात मैं आपको बताऊं कि साजन प्रकाश 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर उन्होंने जो टाइमिंग निकाला, उसकी वजह से पहली बार कोई तैराक ए कट के साथ, ए कैटेगरी के कट के साथ ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया है। अच्छा, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और कहते हैं ना कि कई बार जैसे ओलंपिक ये आगे बढ़े तो उसका उन्हें फायदा भी बहुत मिल गया, क्योंकि उनकी गर्दन पे चोट आ गई थी। तो उस वजह से उनको लग रहा था कि ये ओलंपिक्स तो गया मेरे हाथ से। उसके बाद ये लॉकडाउन वाली स्थितियां आ गई, स्विमिंग पूल बंद हो गए, तो उन्हें बेसिक से अपनी सारी चीज़ें शुरू की और ये जो टाइम मिल गया उनको 1 साल का अतिरिक्त, इसमें उन्होंने बहुत तैयारी की, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। सरकार ने उनको दुबई में ट्रेनिंग के लिए भेजा क्योंकि यहाँ सब स्विमिंग पूल बंद थे। तो वो सब सुविधाएं आप देखिए कि वो इतने ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मैं सेमीफाइनल तक तो पहुँच जाऊँ। और सेमीफाइनल में पहुँच गया तो कहते हैं उसके बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। पहली बार हिंदुस्तान का कोई तैराक इस तरीके से क्वालिफाई करके जा रहा है वहाँ पर। साथ में 2 और ने क्वालिफाई किया, श्रीहरि नटराज, वो देश के बहुत नामी तैराक हैं। वो भी 100 मीटर में बैक स्ट्रोक में मेरा ख्याल है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखिए, तीनों आप देखिए हमारे जो गए हैं, माना पटेल भी, ये भी बैक स्ट्रोक की हैं। तो ये बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये जो चीजें ना डिफिकल्ट विधाएं हैं स्विमिंग की, ये उसमें क्वालिफाई करके जा रहे हैं। तो आप इससे पता लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो संघर्ष वाली राह को पकड़ रहे हैं, आसान रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से उनकी, हमें लगता है कि वो वहां पर कामयाब होंगे। हो सकता है इस ओलंपिक्स में पदक ना जीत पाए, लेकिन फाइनल तक पहुंचते हैं तो ये भी एक उपलब्धि रहेगी। बिल्कुल। और अगले ओलंपिक्स में निश्चित रूप से मुझे लगता है 3 की जगह हो सकता है कि 6 हमारे तैराक वहां पर हमें दिखाई दें और कोई पदक भी लेके आए। अच्छा राकेश जी, अम्मान में जो एशियन बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स का चल रहा था, सब एक्टिविटीज चल रही थी, तो उसमें 9 मुक्केबाज जो है भारत के, उन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए। अब 9 में एक से एक बेहतरीन नाम है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, उनकी रैंकिंग बहुत कमाल की है वर्ल्ड लेवल पे। तो ये मुक्केबाजी में यानी बॉक्सिंग में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती हैं। अमित पांगल से लेके बहुत सारे नाम है और मैरी कॉम का तो जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी मैं मुक्केबाजी दल में ये देखता हूं कि 9 मुक्केबाज, जैसा आपने बोला, 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज। और इस दल का सबसे बड़ा फायदा कि इनके साथ एमसी मैरी कॉम है, जो कि सबसे अनुभवी मुक्केबाज है, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। बिल्कुल है, एशियन चैंपियनशिपों में, एशियन गेम्स, सब जगह उन्होंने 2012 में प्रदर्शन किया से उन्होंने जीता ही था। उनका थोड़ा दुर्भाग्य था कि मुक्केबाजी जो है वो ओलंपिक्स के अंदर शामिल नहीं थी। तो उसका कहीं ना कहीं उनके शुरुआती कैरियर में उनको ये नुकसान उठाना पड़ा। नहीं तो हो सकता है कि उनके पास कितने पदक हो सकते थे ओलंपिक्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन आप देखिए कि इसमें हमारे विकास कृष्ण अनुभवी खिलाड़ी, अमित पंघाल वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, मनीष कौशिक नए, सतीश कुमार ने, आशीष कुमार ने, तो ये नए पुराने का बड़ा अच्छा मिश्रण है यहाँ पर। और ये खिलाड़ी ऐसा है कि ये लोग ना बुरी तरह से, जैसे होता ना कि ओलंपिक पदक की भूख इनके अंदर है, कि ये रात को, मैं जानता हूं कि अमित पंघाल, विकास कृष्ण, ये ऐसे बॉक्सर हैं, ये सो नहीं पा रहे होंगे कि भाई एक ऐसा मौका इस बार इनके हाथ लगा है कि इस बार मतलब ओलंपिक्स के अंदर हम पदक जीत के एक नई लहर बॉक्सिंग की जगह दे। जब विजेंद्र ने बॉक्सिंग के अंदर जीता था कांस्य पदक जी, तो उस समय पूरे देश में ऐसी लहर मुक्केबाजी की आई थी, ऐसा लगता था कि हर चौथा खिलाड़ी जो है वो इसी में अपना वो देख रहा है करियर के, भाई मुक्केबाज बनो।
मुक्काबाज फिल्म भी बनी, मैरी कॉम पे आपने बताया जैसे कि उसके ऊपर फिल्म बनी। आज हमारे मुक्केबाजों की दहशत है। एक जमाना था जब क्यूबा के मुक्केबाज 10 की 10 वेट कैटेगरी में चैंपियन होते थे। हमारे अब ये मुक्केबाज जो है ना, ये ड्रॉ नहीं देखते कि ड्रॉ में कौन होगा। बिल्कुल। पहले रेसलिंग में इसमें ड्रॉ देखते थे कि भाई रेसलिंग में सोचते थे ईरान का तो नहीं, ईरान का तो हौसला पस्त, ये सोचते थे यार क्यूबा का तो नहीं आ गया, कठिन कंट्री का तो नहीं आ गया। अब ये मुक्केबाज किसी की परवाह नहीं करते। ये प्रैक्टिस से और इंटरनेशनल इतना एक्सपोजर इनको मिल चुका है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से पक चुके हैं। और मुझे लगता है कि इसमें हमारी लड़कियां भी और लड़के भी ये कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा पदक हमारे पास आ सकते हैं। बस जैसे मैंने बताया कि एक मनोवैज्ञानिक इनके ऊपर ताकत इनको चाहिए, लेकिन इतनों का क्वालिफाई करना ये दिखाता है कि इसमें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बेहतरीन मैरी कॉम चाहेंगी कि मैं इस प्रदर्शन को अपने यादगार बना दूं, इस ओलंपिक्स को, और मैं कांस्य पदक मेरे पास है और मैं जो है उसको रजत में तब्दील कर दूं, या गोल्ड मेडल यहाँ पर एक जीत के रहा हूँ। अगर ओलंपिक का गोल्ड मेडल होगा तो वो उससे सर्वश्रेष्ठ उनके लिए हो नहीं सकता। जो दूसरी लड़कियां भी जा रही हैं, पूजा रानी है, सिमरनजीत है, लवलीना है, ये सब मतलब बेहतरीन प्रदर्शन कर करके यहाँ तक पहुंची हैं। और मुझे लगता है कि मैरी कॉम की उपस्थिति इनको प्रेरित निश्चित रूप से करेगी और कहीं भी होगा, क्योंकि देखिए मैरी कॉम का 5 बाउट लड़नी है। अच्छा। और 5 बाउट लड़ना कोई आसान खेल नहीं है। ये कहने की बात होती है कि जब आप एक बॉक्सर को देखते हैं, सच बात जब वो आता है तो उसकी कैसी हालत हो जाती है। तो मतलब इतने 1000 बिंदुओं पे ध्यान देना होता है कि मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी वाकई में बहुत मेहनत का काम है। जो ओलंपिक्स तक पहुंच रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना है उनकी। बहुत बड़ी साधना है, निश्चित रूप से। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें पूरी अपनी जो हमारी गहरी संवेदनाएं हैं उनके प्रति इस रूप में सकारात्मक रूप में रहनी चाहिए। हम दुआ करें, प्रार्थना करें, पर वही बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि अपनी उम्मीदों का हम बोझ उन पे ना डालें, यानी हम उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाएं। इस तरह से उनके प्रति हमारे मन में एक ऐसी सोच, एक ऐसी ऊर्जा, एक उत्साह रहे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने भी किया, और जिन्होंने कहा कि आप #cheer4India के साथ अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। तो आप जरूर ऐसा करें और दुआ करें उन खिलाड़ियों के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों, मैं आपको भी एक सलाह देना चाहता, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए, देश को मिलकर करना चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। Cheer4India। आज इस कार्यक्रम में हम राकेश थपलियाल जी से बातचीत कर रहे हैं उन्हीं अलग अलग खेलों के बारे में जो कि ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जिनमें किया जा रहा है। राकेश जी वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। राकेश जी, हमने मुक्केबाजी की जो बात की है उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मुक्केबाजी में भी बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा के, हमने पहले भी जिक्र किया था कि हरियाणा इस टीम में लगभग 30 खिलाड़ी, जैसा आप कह रहे थे कि हरियाणा से हैं। अलग अलग खेलों में, अलग अलग में कुश्ती और बॉक्सिंग तो खासतौर पर जिनका जिक्र किया जाता है, वर्चस्व है। तो कुश्ती में भी जिस तरह से हम देखते हैं कि कई खिलाड़ी, और बजरंग पुनिया तो खुद क्लोजिंग में भारत का नेतृत्व करेंगे, आगे होंगे राष्ट्रीय ध्वज लेकर। तो इन खिलाड़ियों में बहुत सारा नाम जो है कि हरियाणा से, प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उनके बारे में आपसे चर्चा जरूर करना चाहेंगे हम, क्योंकि कुश्ती में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। यह है कि साक्षी पिछली बार जब उन्होंने पदक जीता था उसके बाद अब तो नहीं वो खेल रही हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा भी लोगों को मिली होगी, खिलाड़ियों को, और नए उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहे होंगे। आप देखिए कितनी बड़ी चीज है कि साक्षी मलिक पिछले ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता, उनके नाम पर सोनीपत के अंदर रेसलिंग हॉल बनाया गया। क्या देखिए, जीवन पर्यंत उपलब्धि है ये। निश्चित रूप से आपके नाम पर एक रेसलिंग का हॉल बन जाए कि जहाँ पर युवा खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगी, लड़कियां, और वो रोज आपकी फोटो वहां पर देखेंगी, आपका नाम वहां पर देखेंगी। लेकिन वो साक्षी मलिक पूरी मेहनत करके इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो आप देखिए कितना टफ कंपटीशन युवा खिलाड़ियों से मिल रहा है, जो एस्टेब्लिश खिलाड़ी हैं उनको। और हमने वो ज़माना देखा कि आप देखिए कि पिछले ओलंपिक्स के अंदर के रेसलिंग के जब मुकाबले चलते थे तो सन्नाटा सड़कों पे था।
बिल्कुल। टेलीविजन पे इतनी रेसलिंग देखा जाना बहुत बड़ी ये उपलब्धि थी। सन्नाटा दिल्ली की सड़कों पे हमने देखा बिल्कुल सच कि बात। जब रेसलिंग की बाउट चल रही है, मेडल का डिसाइड होना है, तो सन्नाटा एकदम रहता था। तो ये पहलवानों को ये बहुत बड़ा समर्थन मिला है देश के अंदर। जब छोटी छोटी चीजें इनके साथ होती है, विदेश में ट्रेनिंग का मांगा बजरंग पुनिया ने, जाओ विदेश, क्या चाहिए देश को? उनसे एक पदक। और ये उनको भी पता है कि ओलंपिक पदक आया और उनका जीवन एकदम बदल जाएगा। एक ज़माना था जब हमारे जो रेसलर्स हैं वो ड्रॉ पे नजर जाती थी, कोच कहता था भाई ड्रॉ फेवर का पड़ा तो कुछ कर देंगे। आज हमारे पहलवानों को ड्रॉ में दूसरे देश ढूंढते हैं कि भाई हमारे ड्रॉ में तो नहीं पड़ रहा ये, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड का नंबर 1 चीजें बदल गई। पूनिया, दीपक पूनिया 86 किलो के अंदर, रवि दहिया 57 किलो में। अच्छा, एक अंशु मलिक हैं, हरियाणा से ही हैं, जींद जिले से, और पोलैंड में प्रैक्टिस वगैरह भी करती रही। बहुत कम उम्र है, मेरा ख्याल है 19-20 साल की हैं शायद। जी बिल्कुल, 57 किलो की हैं और बहुत अनुभवी आप कहेंगे, क्योंकि इनको इतनी इवेंट्स में मौका मिल चुका है ना, एशियन चैंपियनशिप वगैरह में। अच्छा। सब इंटरनेशनल इवेंट्स में इतना ये खेल चुकी हैं कि अब ये उम्र के ऊपर आपको इतना, मुझे लगता है कि अब वो जोर देने वाली बात ही नहीं है। उम्र छोटी होगी लेकिन अनुभव काफी हो चुका है। ये बात तो है। पहले तो इसलिए भी रोक दिया जाता था, पहले देखिए एक बताऊं कि थोड़ी सी दादागिरी भी चलती थी पहले, कि भाई ये सीनियर रेसलर है, इसको भेजो इसमें। लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब तो ट्रायल्स होनी है, ट्रायल्स में आपने अगर हरा दिया तो आप इंडियन टीम में आ जाएंगे, और इंडियन टीम में आ गए उसके बाद आपने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में अच्छा किया, वहां जीते, तो आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो छोटी उम्र की पहलवान है, ये सब अनुभवी बहुत हो चुकी हैं। आप देखिए सबसे विनेश फोगाट है 53 किलो के अंदर, उन्होंने तो सारा वो देखा है, पिछला ओलंपिक उनका चोट की वजह से खराब हो गया था, तो इस बार उनकी पूरी कोशिश होगी कि भाई मैं कैसे भी करके इसमें जीतूं, क्योंकि आप तमाम दूसरे मेडल जीतते हैं, जैसे मैंने बताया उनके आगे ओलंपिक पदक का जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है। तो अगर आप ओलंपिक का पदक जीत लेते हैं तो आप एक तरह से हमारे देश में कहेंगे बिल्कुल एक अलग आपका वो निखर कर आता है चीजें, एक ऐसा नाम मान सम्मान आपका ऐसा हो जाएगा। तो इन खिलाड़ियों को सबको पता है। पैसा तो देखिए मिल्खा सिंह जी के पास कितना पैसा था, कोई उसकी चर्चा नहीं करता, सब उनके रिकॉर्ड, टाइमिंग, परफॉर्मेंस की चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही ये पहलवान ये ओलंपिक पदक के लिए जाने जाएंगे, कितना पैसा मिला, इनाम मिला, ये मिला, ये 1% ये चीज हो सकती है। देखिए जैन जी, कुछ साल पहले तक क्या होता था कि हमारे जो खिलाड़ी इन खेलों के आते थे, बॉक्सिंग में हैं, रेसलिंग के अंदर हैं, शूटिंग में हैं, ये सब होता था कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, इंडियन टीम में आ गए, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलाए, हॉकी के प्लेयर भी, तो एक नौकरी लग जाएगी, एक सरकारी नौकरी हमारी लग जाएगी। लेकिन अब ये उससे ऊपर सोचने लगे हैं। बात फिर वही पैसे की भी नहीं है, जो ओलंपिक पदक के साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ है। तो ये चलिए, खैर कुश्ती में सचमुच बहुत ही आशाजनक तस्वीर आपकी बातचीत से हमें लगती है, और निश्चित रूप से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो हमारे खिलाड़ी करेंगे। लेकिन अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण खेल बाकी है राकेश जी, और वो है हॉकी। क्योंकि हॉकी में अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो देश बहुत गर्व करता है उस बात पर, क्योंकि मेरा ख्याल है 8 स्वर्ण पदक तो हम जीत चुके हैं ओलंपिक खेलों में, और आखिरी स्वर्ण पदक जो है 1980 में मॉस्को ओलंपिक खेलों में भारत ने जीता था। 41 साल पुरानी बात है ये। कोशिश उसके बाद से लगातार होती रही है, लेकिन यह है कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बहुत अच्छी प्रदर्शन के बावजूद ओलंपिक खेलों में हम कुछ खास कर नहीं पाए। इस बार की टीम जो गई है उसमें पुरुषों की हमारी टीम है, मनप्रीत सिंह जिसको लीड करेंगे, कैप्टन है, या रानी रामपाल हैं जो कि महिलाओं की टीम की कैप्टन होंगी। इनके प्रदर्शन को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए बहुत उम्मीदें हमेशा हॉकी से रहती हैं, हमारा जो पूरा देश का जुड़ाव जो है हॉकी के खेल के साथ रहता है, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है जो ओलंपिक में भारत की पहचान था। और सबसे ज्यादा जो पदक हैं वो भी हमने हॉकी के अंदर ही जीते हैं। इसमें 11 पदक हमने जीते हैं, 8 स्वर्ण पदक जैसे आपने बताया, 1 रजत भी है और 2 कांस्य पदक भी हमारे पास हैं। और महिला हॉकी भी हमारी जबरदस्त प्रदर्शन करती जा रही है। 1980 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, उन्होंने खेले थे। फिर उसके बाद ये लगातार दूसरा ओलंपिक है महिला 2016 में भी रियो में हम गए, लेकिन प्रदर्शन महिलाओं का अच्छा नहीं रहा था। हम एक भी मैच नहीं जीत पाए, सिर्फ एक ड्रॉ हमने खेला था, बाकी हम मैच हारे थे। लेकिन वहाँ लड़कियों का कहना है कि उस ओलंपिक्स में हमारे पास कोई ऐसी खिलाड़ी नहीं थी जो पिछला ओलंपिक खेली हुई हो। तो अनुभव की कमी थी, उस हिसाब अनुभव की कमी थी, हमें कोई बता नहीं पा रहा था, तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग बड़े दबाव में आ गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इस बार फिर क्वालिफाई किया है, तो इसमें से 8 से लेकर 10 लड़की ऐसी जो पिछले ओलंपिक्स में खेली हुई हैं।
तो ये उनको उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। उनकी कप्तान रानी रामपाल, बहुत अनुभवी खिलाड़ी, दुनिया में नाम है उस खिलाड़ी का, वो उनके साथ हैं। युवा खिलाड़ी भी साथ में हैं। तो लड़कियों से इस बार उम्मीद की जा रही है कि भाई वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगी। अभी पीछे एक इंटरव्यू के दौरान मैंने रानी रामपाल से पूछा भी था कि भाई जो देश ओलंपिक चैंपियन बनते हैं या वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, उनके खिलाड़ियों में और हमारे खिलाड़ियों में क्या फ़र्क आप देखती हैं? तो उसने बताया कि ये एक प्रोसेस का फ़र्क है। उनके देशों में लगातार वो कार्यक्रम अनेकों सालों से चल रहा है, क्योंकि वो पहले से चैंपियंस चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान अब उसके बीच रास्ते में है, मतलब शुरुआत हो चुकी है कुछ साल पहले, अब बीच में है। तो हमारे यहाँ भी एक अच्छा प्रोसेस चल रहा है सिखाने का, सुविधाओं का, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और माँ बाप भी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी खेलने के लिए भेज रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। सारा टैलेंट आप जानते हैं हॉकी में मैक्सिमम गांव देहात से आता है। सच बात है ना, दूर दराज के इलाकों से आता है। मणिपुर की लड़कियां होंगी, शहरी टैलेंट कम आता है। तो ये लड़कियां, इनके माँ बाप इनको पहले भेजें खेलने के लिए, वो ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जब ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा खेलेंगी तो उसी में से अच्छा टैलेंट आपके पास निकल के आएगा। मैं बताऊं कि इन लड़कियों ने जो इनका प्रैक्टिस का कार्यक्रम है वो बहुत ज़बरदस्त चला है। और कितनी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है कि टोक्यो में जब इनके मैच होंगे तो वो दिन में किस समय होंगे, वहाँ पर तब मौसम कैसा होगा, कितना गर्म होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, उस सब को ध्यान में रखते हुए ये लड़कियां यहाँ पर, और इवन लड़के भी होंगे, ये सब जैकेटें पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। ताकि वहाँ पर हम ये शिकायत का मौका ना मिले कि भाई ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई हमें, तो वो सब वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस का इनको अच्छा बड़ा वक्त मिला। और कोरोना काल में इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, जो रिकॉर्डिंग्स इनको देखने को मिली, अब ये आपस में वहीं पे रहते हुए भी हॉस्टल में एक दूसरे से टेलीफोन के जरिए, चैटिंग के जरिए वो सब ये बातें करते थे। इनकी क्लासेस भी ऑनलाइन होने लग गई, तो वो सब भी इनको अनुभव हुए और वो सब इनको जानकारियां अब आ गई। अब अगर ये किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहते हैं विदेश में, तो इन खिलाड़ियों को सब उसके ये अभ्यस्त हो चुके हैं। कोरोना काल ने ये सब इनको ट्रेंड किया है इन चीज़ों पे। वैसे ग्राहम रीड जो इनके कोच हैं, उन्होंने तो वो तो बहुत आश्वस्त हैं कि पोडियम पे हमारी टीम पहुंचेगी जरूर। देखिए, हर बार आश्वासन के साथ ही टीमें जाती हैं और आश्वासन होता भी है। हॉकी के साथ दिल्ली लगाव भी है। मनप्रीत सिंह तीसरे ओलंपिक में ध्वजवाहक भी, इसीलिए हॉकी के खिलाड़ी को एक ओलंपियन को बनाया गया, नहीं तो पीवी सिंधु पिछली बार की रजत पदक विजेता हैं, उनको ये ऑनर मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये भी देखना पड़ता है कि बैडमिंटन की इवेंट कब है। कई बार होता है ओपनिंग सेरेमनी के तुरंत बाद होती हैं, तो वो अवॉइड करते हैं कि भाई इसको फर्क पड़ेगा, या वो हो सकता है बाद में पहुंच रही हूँ अगर बाद में इवेंट है तो वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन मनप्रीत के ऊपर कहीं ना कहीं इसका एक सम्मान जो मिला है वो उनको और प्रेरित करेगा और पूरी हॉकी टीम को प्रेरित करेगा, क्योंकि पूरे हॉकी का सम्मान है, पूरी टीम का सम्मान है। और ये देखिए कितनी बड़ी चीज है कि हॉकी एक ऐसा खेल है कि उसके जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसके अध्यक्ष जो है वो एक हिंदुस्तानी है। तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये भी आपको प्रेरित करता है कि भाई हमें इस बात की भी लाज रखनी है कि अधिकारियों के में तो हम टॉप पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ ओलंपिक का पदक मुझे लगता है कि खिलाड़ी चाहेंगे कि इस समय यहाँ पर जीत के आए। अच्छे अनुभवी खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं और बहुत ज़बरदस्त उनका प्रैक्टिस का कार्यक्रम पूरे साल चलता है हॉकी का। देखते हैं, उसमें उम्मीदें बहुत सारी हैं और आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। लेकिन थोड़ी आगे चर्चा, चूंकि आपने अभी जिक्र किया पीवी सिंधु का, तो मुझे लगा कि बैडमिंटन में चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनकी रैंकिंग, उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए ये आश्वस्त होना तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कुछ न कुछ मतलब उम्मीद हम लगा सकते हैं पीवी सिंधु से। काफ़ी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा, कोई बड़ा पदक वो जीत नहीं पाई है। लेकिन पीवी सिंधु की एक खासियत मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने रियो में सिल्वर मेडल जीता, तो उससे पहले क्या होता था, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत रही थी कांस्य पदक, तमाम इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य। तो उन्होंने बोला मैं कांस्य पदक जीत के तंग आ चुकी थी। तो ये उनकी रजत पदक की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए कि रियो में उन्होंने रजत पदक जीता और उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका गोल्ड आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये ओलंपिक में गोल्ड की तरफ बढ़ेंगी और उनके लिए एक अच्छी बात, तो इसको खैर क्या कहें, लेकिन एक अच्छी ये चीज है कि भाई जो कैरोलिना मैरिन है स्पेन की, जो पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन है और बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, वो पीवी सिंधु उनसे हारी थी पिछली बार। अच्छा। और भी कई चैंपियनशिपों में उनसे हारी हैं, तो वो चोटिल होने की वजह से ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद की किरण को जगाता है पीवी सिंधु की कि भाई जो दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसको पार पाना बहुत मुश्किल काम है, वो इस बार ओलंपिक्स में नहीं है। और भी हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, बी साई परनीत है एकल के अंदर, वो जाएंगे। डबल्स के अंदर हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, उनसे भी बेहतर प्रदर्शन की सात्विक और चिराग हैं उसमें। हाँ, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए इसमें एक सेक्रीफाइस आपको दिखाता हूँ कैसे खेलों में हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि अधिकारियों की संख्या सीमित की गई है। तो जो चीफ कोच हैं भारतीय बैडमिंटन टीम के, पुलेला गोपीचंद, उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
अच्छा। उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, क्योंकि बी साई परनीत के साथ जो कोच लगे हुए विदेशी कोच, उनका जाना जरूरी है। उन्होंने कहा उनको भेजा जाना चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि भाई जो इंडोनेशिया के कोच है अगुस दवी सांतोसा, वो कुछ महीने से हमारे सिंगल्स खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बी साई परनीत ने पर्सनली उनसे ट्रेनिंग ली है कई महीनों से। तो मैं चाहता हूँ वो कंफर्टेबल भी होता है कि हाँ उनके साथ तो वो उनके साथ रहे। हाँ, पुलेला गोपीचंद का ये बहुत बड़ा देखिए सेक्रीफाइस है वो। निश्चित रूप से। अच्छा, जिस तरह पीवी सिंधु एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत एक आइकॉन के तौर पे उनको देखा जाता है। टेनिस में अगर हम बात करते हैं तो सानिया मिर्जा उसी तरह का एक नाम है, लेकिन सानिया मिर्जा जो महिला युगल में मेरा ख्याल है पार्टिसिपेट कर रही है, क्वालिफाई जो उन्होंने किया अंकिता के साथ, अंकिता और उनमें वैसे तो काफी फर्क भी है। नहीं, काफी उम्र का फर्क है वो। उसमें मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज है कि सानिया मिर्जा जो है उन्होंने 2018 में बेटे को जन्म दिया, उसके बाद 2 साल तक वो दूर रही, कॉम्पिटिटिव टेनिस नहीं खेला। उसके बाद उन्होंने 2020 में होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। तो एक ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का एक ये रूल है कि अगर आप किसी बीमारी या ऐसी प्रेगनेंसी की वजह से आप किसी खेलना छोड़ते हैं, तो वो जो आपकी रैंकिंग थी उस समय, वो आपकी एज ए प्रोटेक्टिव रैंकिंग की वजह से आप ओलंपिक में उनको क्वालिफाई करने का मौका मिल गया, क्योंकि वो उनकी 9 थी, नंबर 9 पे थी रैंकिंग में डबल्स की। अच्छा। तो उनको उस रैंकिंग का लाभ मिला है। वो उनकी मतलब वो मान लिया गया कि वो बैंक में जमा हो गई थी उनकी वो रैंकिंग, उसी पे लॉक हो गया था, वो लॉक हो गया था। तो उस वजह से उनको मिला, और उनको जो अपना खिलाड़ी चुनने का मौका मिला, तो उसमें ये अंकिता आई। देखिए, इससे पहले सानिया मिर्जा जो है कई खिलाड़ियों के साथ महिला डबल्स में ओलंपिक्स में खेल चुकी हैं, लेकिन ये अंकिता एक ऐसी खिलाड़ी है कि जो टॉप 100 के अंदर है। ये इस समय 95 पे अंकिता रहना, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। हालांकि अभी विंबलडन टूर्नामेंट उन्होंने खेला, उसमें कोई ऐसा अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं हो सका कि मिक्स डबल्स में भी और डबल्स में भी, लेकिन यह है कि अभी तो हाथ खुलने वाली बात है, और वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते ही पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन जाएंगी जो 4था ओलंपिक्स खेलेंगी। सानिया मिर्जा, ये अच्छा, उनके साथ बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड जुड़ेगा। वैसे इस बार 1992 के बाद पहली बार ऐसा है कि कोई पुरुष खिलाड़ी टेनिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आप देखिए, वो 96-92 का एक ऐसा ओलंपिक्स था, इसको सभी भूलना चाहेंगे, उसमें हमारा कोई भी पदक नहीं आया था। उसके बाद 96 में लिएंडर पेस ने जीता, तो 1952 में खशाबा जादा साहब ने जीता था कुश्ती के अंदर, उसके बाद लिएंडर पेस ने जीता। इतने 4 दशक से भी ज़्यादा समय उसमें लगा, तो एक टेनिस के प्लेयर ने वो पदक जिताया था। तो मुझे लगता है कि उससे एक जो इंडिविजुअल पदक की एक नई पीढ़ी को पता चला, भाई इस बाधा को भी पार किया जा सकता है। कि बैरियर तोड़ा था लिएंडर पेस ने, कि व्यक्तिगत पदक वाला बैरियर वो लिएंडर पेस ने 96 में तोड़ा था। और उसके बाद देखिए कि उसके बाद लगातार ओलंपिक्स में हमारे आते रहे। 2012 का हमारा सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक गया, जिसमें हमने 6 पदक जीते। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रदर्शन तब से लगातार चलता रहा। तो टेनिस उस मामले में लकी, लेकिन इस बार टेनिस का कोई पुरुष खिलाड़ी है नहीं। वैसे देखिए, टेबल टेनिस में भी मनिका बत्रा या गणना शेखरन है, सुतीर्था है, शरद कमल का नाम तो खैर है ये सबसे ऊपर। ये भी एक बहुत ऊर्जावान और प्रतिभावान टीम है हमारी जो टेबल टेनिस में पहुंच रही है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि टेबल टेनिस में क्या होता है कि एशियाई लेवल पे ही बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। कॉमनवेल्थ लेवल पे इतना जबरदस्त कंपटीशन था कि हमारे खिलाड़ी गेम नहीं उसमें जीत पाते थे। मैच जीतना तो बहुत दूर की बात थी, और मनिका बत्रा ने उस बैरियर को तोड़ा। बिल्कुल। और जैसे साथियान की बात करें, वो जबरदस्त चल रहे हैं, टॉप 25 के अंदर आए हैं। तो रैंकिंग सबकी, शरद कमल वो तो एक सीजन्ड खिलाड़ी हैं, लगातार बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। राकेश जी, नाम तो एक ही है इस खेल में, यानी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो नाम महत्वपूर्ण है मीराबाई चानू का। जी बिल्कुल, देखिए वेट लिफ्टिंग में एक ही लड़की ने क्वालिफाई किया है, और वेट लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जिसमें कि 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। तो वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन ऐसे खेल हैं हमारे ओलंपिक में जिनमें पदक जीते गए, जिन 7 खेलों में जीते हैं, उसमें से ये 2 खेल ऐसे हैं इनमें सिर्फ लड़कियों ने जीते हैं। अच्छा। तो जबकि आप वेट लिफ्टिंग का सोचेंगे तो ये आता है कि भाई पुरुष ताकत का प्रतीक है, दमखम इसमें चाहिए, ताकत चाहिए बहुत जबरदस्त। तो ये पुरुषों का पुरुष प्रधान खेल मतलब माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने हमें दिलाया सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स के अंदर, और ये मीराबाई चानू बड़ी सीजन्ड हमारी भारोत्तोलक हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतती हैं, सब कुछ है। लेकिन वही है कि वो मल्लेश्वरी के साथ उनका नाम हम देखना चाहेंगे कि भाई ये यहाँ पर लगे कि ये भी वेट लिफ्टिंग में पदक विजेता है। वैसे राकेश जी, जिम्नास्टिक्स में भी एक ही खिलाड़ी हमारी हिस्सा ले रही हैं, प्रणति नायक, उनकी किस तरह की तैयारियां?
देखिए, वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया है, और जिम्नास्टिक में जैसा हम जानते हैं कि पिछले ओलंपिक में दीपा कर्माकर ने वोल्ट इवेंट के अंदर जो धमाका किया था, आप देखिए वो पदक से बहुत नजदीक से चूकने वाले खिलाड़ी मिल्खा सिंह, पीटी उषा, उसके बाद दीपा कर्माकर उसमें शामिल हुई कि बहुत बिल्कुल नजदीक से चूकी पदक को। उसके बाद क्या हुआ कि जिम्नास्टिक के अंदर एक लड़कियों में एक लहर आई कि भाई हाँ, जिम्नास्टिक के अंदर भी ओलंपिक्स में जा सकते, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। जबकि जिम्नास्टिक भी जैसे एथलेटिक्स को मदर इवेंट माना जाता है, ये माना जाता है कि अगर आप जिम्नास्टिक में बच्चा कोई अच्छा हो जाए तो वो किसी भी खेल को पकड़ सकता है, क्योंकि एक अच्छा जिम्नास्ट बनने के लिए जो शरीर में आपके लोच लचक, वो सारी चीजें, फिटनेस, स्टेमिना, वो सब आपको चाहिए होता है। तो जो अच्छा जिम्नास्ट होगा, अच्छा एथलीट होगा, वो किसी भी खेल में फिट हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि बचपन से ही बच्चे को एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक इन खेलों की तरफ डालना चाहिए। इसमें वो अच्छे अभ्यस्त हो जाएंगे तो उसके बाद वो किसी भी खेल को पकड़ सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर मुझे लगता है परिणीति नायक, जो कि दीपा कर्माकर ने प्रेरित किया कि अभी जिम्नास्टिक के अंदर, और उन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और बाकी अब जानते हैं कि जैसा हम दीपा कर्माकर का नहीं जानते थे कि ओलंपिक्स में वो ऐसा प्रदर्शन कर देंगी, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया फाइनल में पहुंच के। तो यहाँ उम्मीद करते हैं परिणीति नायक से कि भाई वो भी दीपा कर्माकर की तरह, बल्कि उनसे एक कदम आगे बढ़कर यहाँ पर पदक जीत कर आए। और निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत काफी की है उनके ऊपर, क्योंकि पहले इतना ध्यान नहीं दिया जा सकता था। जिम्नास्टिक में लोग सोचते थे यार ओलंपिक्स में तो जा ही नहीं सकते, है ना, ये एक मानसिकता बनी हुई थी। तो उस बैरियर को तोड़ दिया है इन्होंने जो क्वालिफाई किया। मुझे लगता है कि वो जिस तरह से मेहनत कर रही है, पहला ओलंपिक्स है, अपनी तरफ से वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी और वो चाहेंगी कि दीपा कर्माकर से एक कदम आगे बढ़कर पदक जीत कर वहां से आए। अच्छा, इन ओलंपिक खेलों में कई ऐसे इवेंट हैं जिसमें भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है, और ये भी एक मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि है देश के लिए कि ऐसे खेल जिनके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे कि उन खेलों में भी भारत अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है अपने खिलाड़ियों के माध्यम से। तो ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो जिसमें हम पहली बार हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि आप अगेन उसमें महिलाएं आगे आई हैं, जैसे तलवारबाजी है, फेंसिंग में। अच्छा, सीए भवानी देवी ने क्वालिफाई किया है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने भी किया, और उन्होंने एक बताया कि भाई कैसा उनका संघर्ष रहा है। चेन्नई की में वो रहती हैं, तमिलनाडु के अंदर जी, और उनकी माँ ने कैसे अभ्यास के लिए, सुविधाएं देने के लिए अपनी बेटी को अपने गहने बेचे या गिरवी रखे, तब जाके उसको खिलाड़ी बनाया। और मैं आपको बड़ा रोचक चीज बताऊं कि भवानी देवी तलवारबाजी की तरफ कैसे आई। कोई भी सोचेगा चेन्नई के अंदर, क्योंकि मैंने तलवारबाजी बहुत देखी है 1990 से, जब से मैंने करियर शुरू किया, तो उन दिनों स्पेशल एरिया गेम्स की स्कीम चलती थी। तो उसमें ये स्कीम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू की थी कि जिस खेल में जिस इलाके के खिलाड़ी अच्छा करते हैं, जो वहाँ का पारंपरिक खेल है, उनके खिलाड़ियों को लाया जाए दिल्ली में, यहाँ कैंप में रखा जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। तो ऐसे ही तलवारबाजी के भी खिलाड़ी चुने गए थे, उनका कैंप यहाँ चलता था। तो हम बहुत देखते थे, हालांकि तब उतनी आधुनिक चीजें नहीं थी, लेकिन बहुत खर्चीला खेल, जिस तरह से चीजें इसमें पहननी पड़ती हैं, जिस तरह से ड्रेस पहननी पड़ती है, और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था चोट लगने का। और फिर आपको जो है साथ में कंपटीशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए पार्टनर, एक आपका होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए, तभी वो आपके गेम को ऊपर के लेवल पे लेके आप जा सकते हैं। जैसे रेसलिंग में होता है कि आप अगर सेम वेट कैटेगरी का आपके पास पार्टनर नहीं है अच्छा, तो वो आपका खेल इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही तलवारबाजी में भी आपको चाहिए। लेकिन ये भवानी देवी का बारे में ये पता चला कि भाई इनको जब 7-8 साल की उम्र में स्कूल में अपनाना था कि भाई कोई खेल करें, तो जो 5-6 खेल थे उनमें से पता चला बाकी सब खेलों में सीटें फुल हो, अच्छा, खिलाड़ी पूरे हो चुके, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तलवारबाजी में उन्होंने कहा चलो ठीक है यही करते। तो ये बहुत बड़ा एक जज्बा है, वहां से खेल के प्रति एक जज्बा है, खिलाड़ी में क्या जज्बा था। और उस समय वो बांस के डंडों से प्रैक्टिस करते थे, फिर ये आधुनिक इलेक्ट्रिक उससे तार से आप बंधे हुए होते हैं, जो साइब्रेन की इवेंट है उसके अंदर, वो बड़ी चीज है। वो सब चीजें, इक्विपमेंट आपके पास रहना, और प्रैक्टिस के लिए इंडोर हॉल उस लेवल का चाहिए आपको, विदेशी कोच की मदद चाहिए। अब ये इटली में रह के प्रैक्टिस कर रही हैं, इटली के इनके कोच हैं, उससे इनका प्रदर्शन काफी सुधरा है, 7-8 साल से नेशनल चैंपियन भी हैं। और 2017 में जब पहली बार ऐसा हुआ कि एक इंटरनेशनल मेडल इन्होंने भारत की झोली में डाला, अच्छा, तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। तो आज वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। मुझे लग रहा है कि जो नए लोगों ने क्वालिफाई किया उसमें भवानी देवी का नाम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है।
वो लगातार अपनी तस्वीरें, अपनी ट्रेनिंग की, मैंने कब कब क्या क्या किया, वो सारी डिटेल्स डाल रही, क्योंकि लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे बाकियों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत, ये तो इंस्पिरेशन वाला ही काम है। ये एक लड़की जो इतना जबरदस्त कर रही है, देखिए ओलंपिक में जाने पे इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, इतना नाम उनका हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उनका नाम लिया। तो आप देखिए कि जब वो ओलंपिक मेडल अगर जीत लें तो कितना उनका नाम होगा। और एक और इसके पीछे रीजन मैं बता दूं थोड़ा सा, क्या होता है कि एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है जो आपके अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए, जो फेडरेशन के लोग होते हैं। तो फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो राजीव मेहता हैं। राजीव मेहता जो है भारतीय ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो क्या होता है कि जब एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बैठा बड़ा पदाधिकारी आपकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट हो, तो आपको एक तो चीजें पता चलती हैं, रास्ते पता चलते हैं, कौन सी इवेंट में जाना है, किस इवेंट में आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए, कौन सी इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें पॉइंट्स नहीं है तो उसमें भाग लेने का कोई फायदा नहीं है, कहाँ पर आपको पैसा, सरकार का पैसा है लेकिन उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ट्रेनिंग के लिए किस कंट्री का अच्छा कोच रहेगा। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि वो जो गाइडेंस है वो उसका भी इन्हें काफी फायदा मिला होगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन इनको करना चाहिए। अब पहली बार जा रही हैं। अच्छा, वैसे जूडो में भी पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं सुशीला देवी भारत की तरफ से, या कोई पहले भी हो चुके हैं? नहीं, जूडो में तो पहले करते रहे हैं। जूडो एक ऐसा खेल है, इसमें हमारे पास एशियन लेवल पे, एशियन गेम्स में मेडल आते रहे। हाँ, तो जूडो मतलब एक वो ऐसा खेल, आप देखिए कि देश भर के स्कूलों में खेला जाता है। हाँ, सब कुछ है जूडो के, काफी लोकप्रिय है। हाँ, काफी लोकप्रिय है और बच्चे इस चीजों के बारे में जानते हैं। फेंसिंग की तरह नहीं है कि जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं होंगे। पर जूडो में जो क्वालिफाई किया है जिस खिलाड़ी ने, वो वही सुशीला देवी एकमात्र है। संघर्ष है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है जूडो के अंदर। और सुशीला देवी देखिए ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने तय किया कि मैं हिंदुस्तान में रह के ही प्रैक्टिस करूंगी, जबकि उनके लिए सुविधा उपलब्ध तो थी। सारी थी, वो खिलाड़ी पे छोड़ा गया। देखिए कितनी बड़ी सुविधा सरकार ने दी है कि कोई आप पे जोर नहीं, जहां आप चाहो प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हो तो विदेश जाना चाहते हो आपको विदेश भेजेंगे, हिंदुस्तान में आप सुविधाएं चाहते हो तो हिंदुस्तान में आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें बहुत फर्क डालती हैं कि खिलाड़ी जो चाहता है वो उसको मिल रहा है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी चीज है। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम अपने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले चैंपियंस को लेकर बात कर रहे हैं। हमारी 126 खिलाड़ियों की टीम जो टोक्यो में अपना दमखम दिखाएगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी खेल के मैदान में, जो दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का आयोजन है। आज राकेश थपलियाल से उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत सेलिंग में भी तो हिस्सा ले रहा है, उसमें हमारी टीम किस तरह की है? सेलिंग के अंदर जो नेत्रा कुमानन है, महिला लेजर रेडियल के अंदर पहली बार इसमें जो है कोई भारतीय महिला ने क्वालिफाई किया और इन्होंने ऐसा जबरदस्त किया कि गल्फ कंट्री में कहीं इनकी चैंपियनशिप थी तो एक राउंड पहले ही इन्होंने वो सर्वश्रेष्ठ स्कोर हासिल कर लिया जो क्वालिफाइंग करने के लिए चाहिए होता। अच्छा, क्या बात। तो बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ इन्होंने क्वालिफाई किया और पहली बार कोई महिला जो है नौकायन के अंदर जाएगी ओलंपिक्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि पुरुषों के साथ बराबर की टक्कर यहाँ पर आई है। तो इसमें नेत्रा के साथ और भी हैं जो इसमें जा रहे हैं सेलिंग में? ये इनकी अपनी इंडिविजुअल अलग इवेंट है। अच्छा। ये व्यक्तिगत इवेंट है इनकी, ये लेजर रेडियल जो है वुमेन कैटेगरी में, और बाकी पुरुष हैं कई जिन्होंने क्वालिफाई किया है। मेरा ख्याल है विष्णु है, एक विष्णु सर्वनन जी, और केसी गणपति, वरुण ठक्कर, ये लोग भी हैं अलग अलग इवेंट में जो सेलिंग के होते हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। रोइंग का जो कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है वो भी इसमें शामिल है। अब इसमें अर्जुन जाट हैं, अरविंद सिंह हैं, दोनों सेना से जुड़े हुए हैं और काफी सालों से एक तो एक ही दोनों साथ साथ खेलते रहे हैं, दोनों साथ साथ पार्टिसिपेट करते रहे। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। देखिए, आप अकेले पानी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब तक एक आपके साथ साथी ना हो और वो जो ये रोइंग वगैरह की सुविधाएं हैं ये जो हमारे सैनिकों को बड़े अच्छे ढंग से उपलब्ध होती हैं, क्योंकि आम आदमी का तो खेल है नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप दिल्ली में भी चाहेंगे करना तो इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत मुश्किल है। देश की राजधानी के अंदर भी वो सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती। तो सेना में होने की वजह से इनको ये फायदा मिलता है, ये तमाम सुविधाएं इनको मिलती हैं। वैसे अर्जुन और अरविंद ने जो क्वालिफाई किया, मेरा ख्याल है क्वालिफाइंग जो टूर्नामेंट था वहीं जापान में ही था, इसका भी उनको थोड़ा फायदा मिला। और मैंने सुना है कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, जापान के बाद दूसरे नंबर पर आए थे ये। बिल्कुल, ये देखिए वही बात है ना कि इनको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज हैं, विदेश में जाने का मौका मिल रहा है, आपको चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप खाली प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो उससे, क्योंकि आपको जो आपने प्रैक्टिस की है उसकी टेस्टिंग होने भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। और वैसे ये एशियन चैंपियनशिप में तो मेरा ख्याल सिल्वर मेडल जीत चुके हैं 2019 में साउथ कोरिया में जो हुआ था। देखिए, वो एक वाली बात है ना कि आप एशियन लेवल पे जीतते रहे कुछ है, लेकिन जब आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो लोग आपसे मेडल की उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से, और कंपटीशन भी बहुत टफ। पिछले ओलंपिक्स में भी प्रदर्शन अच्छा रहा था, हमारे जो नाविक जाते हैं प्रदर्शन उनका अच्छा रहता
रहता है, पहले से इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जो मेडल नहीं जीत पा रहे हैं वो एक बड़ा वो चीज़ है। लेकिन ये आप जानते हैं कि अलग तरीके का इतना मेहनत वाला खेल है जी जी बिल्कुल, कि इसको अपनाना ही सबसे बड़ा जीवट है पहले तो, क्योंकि आम आदमी के बस की तो बात है नहीं इसको अपनाना। और उसके बाद उसमें फिर लगातार मेहनत करना और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ कम्पीट करना। तो आप कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा दौर आया है कि जब हम उस कंपटीशन में आ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम पदक जब लगातार जीतते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब हम ओलंपिक्स में भी इसमें पदक जीतेंगे। और जिस दिन हम ओलंपिक्स में पदक जीत लेंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप ही बड़ा एक, तभी हाँ, बनता है जब उसमें आम लोग पार्टिसिपेट करते जी हैं। जी, जब आम लोग उसमें उतरने लगेंगे, आम लोग उस खेल की तरफ आकर्षित होंगे, और वो आकर्षण तभी बढ़ेगा जब कोई मेडल आता है, ओलंपिक मेडल आता है, तो उसका एक जो है जलवा ही अलग होता है। वैसे जो घुड़सवारी का इवेंट जिसमें भारत हिस्सा ले रहा है, वैसे 20 साल बाद मेरा ख्याल है ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया किसी ने, और किसी ने क्या, फवाद मिर्जा, एक तो बड़ा नाम है वैसे। देखिए नाम तो बड़ा है, ट्रेनिंग भी लेते हैं विदेशों में, काफी मेहनत भी कर रहे हैं, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी किया है। हाँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग गेम भी है। लेकिन इसमें क्या है कि सफलता के लिए आपकी अपनी मेहनत प्लस जो घोड़े घोड़ा की भी होता है, घोड़े की भी मेहनत, और घोड़े का वो दिन कैसा है कि आप उसको किस तरह से हैंडल कर पाते हैं। दरअसल इसमें खिलाड़ी के साथ साथ घोड़े के लिए भी क्वालिफिकेशन के राउंड्स होते हैं मेरा ख्याल है। बिल्कुल, है हाँ। ना, मैंने क्योंकि जो इनका घोड़ा है, घोड़ी है दरअसल, वो दयारा 4, तो 2-3 जो इन घोड़े खरीदे गए थे इनके स्पॉन्सर्स की तरफ से, मैंने सुना उसके उनमें बारे से में। एक इन्होंने वो चूज किया है। तो वो एक सेनियर मेडिकोट था और एक ये दयारा 4, उसमें से फिर फाइनली इन्होंने इसने क्वालिफाई किया, क्योंकि जो भी उसके लिए प्रदर्शन के मानक रखे गए होंगे, बेंचमार्क रखे गए होंगे, उसमें उनको लगा कि ये सबसे अच्छा सपोर्टिंग हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मुझे 1982 के अखबार की एक हेडिंग अभी तक जहन में मेरे आती है कि घटिया घोड़ों पर सुनहरी सवारी। अच्छा, वो किस संदर्भ में थी? हमारे खिलाड़ियों ने जो पदक जीते थे उसमें 82 के एशियन गेम्स में, हाँ। तो वो घोड़े बहुत हल्की क्वालिटी के हमारे थे। तब हम वो गल्फ के सुनते थे, राजकुमार आ रहे हैं, वो अपने घोड़े लेकर आते हैं साथ में, तो वो एक बड़ी चीज थी। तो यहाँ हमारे घोड़े उस क्वालिटी के नहीं थे, उसके बावजूद भी हमारे उन्होंने पदक जीते। तो ये घुड़सवारी की इवेंट्स मैं बचपन से मतलब देखता आ रहा हूँ, इनको देखने में इतना आनंद आता है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। टेलीविजन में देखिए, चाहे आप सामने से देखिए, लेकिन क्या है कि फिर ये बहुत बड़े जीवट का काम है, अकेले आपको लगे रहना है। अच्छा, घोड़े भी देखिए अब जो है अच्छी, जो बेहतरीन क्वालिटी के हो सकते हैं, उन्हीं को शामिल करने की कोशिश होती है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छा हो रहा है, उसका अगर साथी घोड़ा ठीक नहीं है, घोड़ी ठीक कोई जैसे अच्छा इक्विपमेंट चाहिए वैसे हाँ, अच्छा उसी तरह से। अब ये जो दयारा 4 है, इसको 2,43,00,000 में खरीदा गया था इस घोड़ी को, और इसी रेट में बाकी भी 2 और जो घोड़े थे वो खरीदे गए थे। तो इतना महंगा, अब ये है कि कोई स्पॉन्सर मिलता है, कोई सपोर्ट करता है, तो खिलाड़ियों के लिए संभव हो पाता है, वरना अपने स्तर पर इन चीजों का होना संभव नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही मेहनत का काम है ये। आप देखिए कि एक तरह से 2 जीवित लोगों का इसमें मिश्रण चाहिए। हाँ। कि वो घोड़े को भी अच्छा प्रदर्शन करना है, घोड़े को भी एक्सपर्ट वो हो जाते हैं, इतनी जबरदस्त उनकी भी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ है, उनका खान पान, उनकी मालिश, मतलब वो इतना मेहनत का काम है वो भी। और फिर जो सवार होता है ना, उसको उसके साथ दोस्ती वो आपको उसके साथ रखनी पड़ती है, तब जाके वो घोड़ा आपके हिसाब से चलता दोनों है। की सोच की दिशा एक हो जाती है एकदम अगर वो से। उस दिन जरा सा भी नाराज हो गया आपसे, आपके किसी भी काम से, आपकी किसी टैपिंग से, कि आपने उसको टैप किया या थोड़ा सा गुस्सा कहीं दिखा दिया, तो आपका सारा प्रदर्शन गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें, बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं राकेश जी, और ये राह आसान तो नहीं होती, और खासतौर पर जब ओलंपिक खेलों तक पहुंचने की बात हो, बहुत मुश्किल डगर होती है। लेकिन वहां तक जो खिलाड़ी हमारे पहुंचे हैं, उनको सैल्यूट है, और उनको हम सबकी तरफ से बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है, पूरा देश उनको प्रोत्साहन देने के लिए वो सब कुछ करना चाह रहा है जिससे वो बेहतर प्रदर्शन बल्कि करें। मुझे लगता है कि जैसे ही ओलंपिक शुरू होंगे, हमारे तो देशवासी इस इंतजार में होंगे कि हमारे खिलाड़ी खूब मेडल जीत कर आए, उनका जो है बेहतरीन सम्मान यहाँ पर देश में किया जाए। देखिए, मुझे अब आपने शुरू में ये बात कही थी पिछले अंक में कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत संजीदा बात कही कि हम खिलाड़ियों पर अपनी उम्मीदों या अपेक्षाओं का कोई दबाव न बनाएं, उन्हें खेलने दें, जो बेस्ट उनका प्रदर्शन हो सकता है वो अपना करेंगे, और वो जब लौट कर आए तो हम उनको सबको खुले दिल से सबके लिए स्वागत की तैयारियां करें, क्योंकि देश का नाम वो रोशन कर रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस मामले में तो हम उन सबको सैल्यूट करते हैं और सबको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और आपको राकेश थपलियाल जी बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि आप इतने विस्तार से हमने बातचीत की ओलंपिक खेलों में, जो हमारे खिलाड़ी अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं, और आपका अनुभव, आपका काम, सालों का आपका जो इस क्षेत्र में, खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम है, उस अनुभव का हमने लाभ लिया।
बहुत बहुत आभार आपका इस बात के लिए। शुक्रिया आपका भी। तो श्रोताओं, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के और इस कार्यक्रम के साथ हमेशा, और इन दिनों खास तौर पर आप अपने हमारे उन खिलाड़ियों को जो कि ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं उनको जरूर #cheer4India इसके साथ अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते रहिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत आभार। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर